स्टार्ट करते हैं लिप्टन कॉफी चैप्टर नंबर 9 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को पढ़ेंगे, जिसको हम टीसी साइकिल भी कहते हैं और इसके कुछ और नाम भी है, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको हम, और क्रब साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, होता बेसिकली क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एसिटाइल को ए बन रहा होता है। जिस तरह ग्लूकोज से आपको पता है टूटते टूटते ग्लाइकोलाइसिस के एंड में पायरोवेट बनता है, फिर पायरोवेट से एसिटाइल को ए। इसी तरह हो सकता है अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन में एसिटाइल को ए बने, तो मुख्तलिफ जगहों से एसिटाइल को ए बनता है। ये जो साइकिल है ये एसिटाइल को ए से एनर्जी फॉर्म करता है, एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच वगैरह फॉर्म करता है और उसको ब्रेक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी एसिटाइल को ए को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी निकलती है एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2। ठीक होगी बात समझ में आ गई। ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यानी कि क्रब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस करता है। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा, वो बता रहे हैं कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन रिएक्शन से इस साइकिल के इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये साइकिल है ना, इसके इंटरमीडिएट्स हैं, सिट्रेट हो गया, एसोसिट्रेट हो गया, कीटोग्लूटारेट हो गया। हो सकता है कोई रिएक्शन हो रहा हो किसी अमीनो एसिड का, ये अमीनो एसिड का रिएक्शन हो रहा है, ए बन रहा है बी में, इस रिएक्शन के दौरान कोई इंटरमीडिएट बन जाए, सिट्रेट बन जाए, तो वो इंटरमीडिएट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे रिएक्शंस जो कि इस साइकिल के इंटरमीडिएट बनाते हैं उनको हम कहते हैं एनाप्लूरोटिक रिएक्शंस। ये लिखा हुआ है फिलिंग अप रिएक्शंस। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस साइकिल के अंदर कोई ऐसी चीज, कोई कंपाउंड बन रहा है, कोई इसका इस साइकिल का इंटरमीडिएट है, वो इंटरमीडिएट हमें किसी और रिएक्शन के लिए चाहिए था, तो हमने उस इंटरमीडिएट को वहां से निकाल लिया किसी और रिएक्शन के लिए। तो यानी कि इस साइकिल के अंदर कोई इंटरमीडिएट ऐड भी होता है और इसका कोई इंटरमीडिएट निकल भी सकता है, तो इसको हम एज अ क्लोज साइकिल कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम एक ट्रैफिक सर्कल कंसिडर करेंगे जिसके अंदर कंपाउंड आ भी रहे हैं, कंपाउंड निकल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस एसिटाइल को आएगा और ये मुकम्मल होकर ही रहेगा, ना कोई और आस्था ना कोई होता, नहीं, बल्कि ये बस चलता चलता रहता है। ये एक ट्रैफिक सर्कल है हमारे पास। ठीक हो की बात। अब हम स्टडी करते हैं रिएक्शन ऑफ द साइकिल को। ग्लाइकोलाइसिस के एंड में जो आखिरी कंपाउंड बना था उसका नाम था पायरोवेट। ये पायरोवेट हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से साइटोसोल में बना है। अब एसिटाइल को, ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इसमें दाखिल होने के लिए इस पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वगैरह होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वो पायरोवेट को अंदर ले जाती हैं। लेकिन एक चीज देखिएगा, इस साइकिल में एसिटाइल को ए यूज होती है जो कि एक 2 कार्बन चीज है। ठीक, एक 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल को ए, जबकि पायरोवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो हम सबसे पहले पायरोवेट की डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं और इसको एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन जो स्टडी करना है हमने वो है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट। ठीक होगी बात। अब हम देखते हैं जी डी कार्बोक्सिलेशन। इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, यानी इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जैसे ही पायरोवेट वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ने अपना काम शुरू कर देना है। इस कॉम्प्लेक्स को हम स्टडी करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में मेनली 3 एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं E1, E2, E3। E1 पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, या जिसको हम पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज भी कह देते हैं। ठीक है, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। दूसरा E2 डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसफरेज, और E3 होता है डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। ये मैंने E2 E3 होता है डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। तो ये 3 मेन एंजाइम्स आ गए हमारे पास। उसके अलावा 2 इसके अंदर रेगुलेटरी एंजाइम्स भी होते हैं। ये आप देखते हैं रेगुलेटरी एंजाइम, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज और पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज। ये दोनों रेगुलेट कर रहे होते हैं इस पहले वाले एंजाइम को, E1 को, जो कि पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज है। नाम से भी जाहिर है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज और पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज। इन दोनों को हम बाद में स्टडी करते हैं, पहले हम देखते हैं कोएंजाइम्स को। इसी पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 मेन एंजाइम्स हैं, 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं और 5 कोएंजाइम्स हैं। ये जो कोएंजाइम्स हैं ये भी जाहिर बात है इन्हीं मेन एंजाइम्स के एक्शन में रोल प्ले मतलब उसको मदद कर रहे होंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं ये 5 कोएंजाइम लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। पहला कोएंजाइम TPP, टायरोसिन पायरोफॉस्फेट जो होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है, ये E1 का यानी पायरोवेट कार्बोक्सिलेज का कोएंजाइम है। ये तो हमने देख लिया पहले एंजाइम का कोएंजाइम। फिर दूसरा जो एंजाइम है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसफरेज E2, इसके 2 कोएंजाइम्स होते हैं, एक लिपोइक एसिड और दूसरा CoA। तो इसके 2 कोएंजाइम्स हो गए। और जो तीसरा एंजाइम है डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज, इसके भी 2 कोएंजाइम है, एक निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD और दूसरा FAD। ठीक हो की बात। तो ये टोटल हमारे पास 5 कोएंजाइम्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर वो वैसे बता रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर थायामीन और नियासिन वगैरह की डिफिशिएंसी हो तो आप देखते हैं ये थायामीन पायरोफॉस्फेट नहीं बनेगा
और नियासिन नहीं होगा तो NAD नहीं बनेगा। तो वो यही बता रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में इन विटामिन्स की कमी होती है तो उसकी वजह से ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स सही से काम नहीं कर पाता और अल्टीमेटली प्रॉपर एनर्जी नहीं फॉर्म हो पा रही होती, तो ATP की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे पास अगर ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो। ये उन्होंने एक एक्स्ट्रा बात बता दी जिसमें हम ATP की डेफिशिएंसी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, वो फर्स्ट ईयर में हमने स्टडी कर ली। गुड हो गई बात। हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के 3 मेन एंजाइम्स देख लिए, उनके को एंजाइम्स देख लिए। अब ये जो रेगुलेटरी एंजाइम है इनको थोड़ा सा हम फर्दर स्टडी करते हैं। 2 रेगुलेटरी एंजाइम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज और एक पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज फॉस्फेटेज। नाम से जाहिर है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज है ये फॉस्फेट को ऐड करेगा और जो फॉस्फेटेज है ये फॉस्फेट को रिमूव करेगा। ये मैंने आपको बताया, काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट ऐड करना और फॉस्फेटेज का मतलब होता है फॉस्फेट को रिमूव करना। तो अब होता बेसिकली क्या है, ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज है ये E1 को फॉस्फोराइलेट करवा देगा और ये जो दूसरा है फॉस्फेटेज ये E1 को, E1 से मुराद है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा देगा। अच्छा, ये वाला जो एंजाइम है ये डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होता है। इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है, फॉस्फोराइलेटेड इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो यानी कि जो एंजाइम इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है वो एंजाइम इसको इनएक्टिव कर देगा और जो एंजाइम इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा रहा है वो एंजाइम इसको एक्टिव कर देगा। तो ये चीज हमने देख ली। अब ये देखिएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज इसको इनएक्टिव करता है, फॉस्फेट ऐड करता है इसलिए इसको इनएक्टिव करता है। तो ये बात मैं समझ आ गई। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज को कौन कौन सी चीजें स्टिमुलेट कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें एक्टिवेट कर रही हैं, उनको हम देखते हैं। तो जो एनर्जी, ज्यादा एनर्जी वाली चीजें होती हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे ATP, इसी तरह से NADH, इसी तरह से ये जो CoA होता है हमारे पास, एसिटाइल CoA, ये वो चीजें हैं जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, जब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा, इसको इनएक्टिव कर देगा। इसको इनएक्टिव करने का मतलब है कि क्रेब्स साइकिल को नहीं होने, या मतलब ये पायरुवेट की जो कन्वर्जन है उसको नहीं होने देगा, क्योंकि ये ओवरऑल आपके पास पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है जिसने आपको आपके पायरुवेट को कन्वर्ट करना होता है एसिटाइल CoA में। मैं ये पायरुवेट बार बार आ रहा होता है तो मुझे एक आपको कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली देखो ना, मेन रिएक्शन है हमारे पास, पायरुवेट की कन्वर्जन कर रहे हैं हम एसिटाइल CoA में। इसमें यूज होने वाला जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स है वो ये सारा है, जिसमें आपके पास E1 भी है, E2 भी है और E3 भी है। अब ये जो E1 है हम इसको फर्दर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 छोटे छोटे से रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं जो कि इस E1 को इनएक्टिव या एक्टिव करते हैं। तो वो एंजाइम्स, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो E1 को इनएक्टिव करते हैं, तो जाहिर बात है E1 इनएक्टिव होगा तो ये कॉम्प्लेक्स भी इनएक्टिव हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव होगा तो ये रिएक्शन भी इनहिबिट हो जाएगा। डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो ATP हो गया या NADH हो गया या एसिटाइल CoA हो गया, जो हाई एनर्जी वाली चीजें हैं वो चाहती हैं कि अभी क्रेब्स साइकिल को थोड़ा स्लो किया जाए। हाई एनर्जी कंपाउंड जो हैं ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इस कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर सके, इस कॉम्प्लेक्स के E1 को इनएक्टिव कर सके। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज, अब हम एक और चीज देखते हैं। ये तो हमने हाई एनर्जी कंपाउंड्स को देख लिया। फिर ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज को इनहिबिट करता है। जो सबस्ट्रेट था एसिटाइल CoA वो स्टिमुलेट कर रहा था और जो पायरुवेट है वो इसको इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट होगा तो जाहिर सी बात है ये इसको इनएक्टिव नहीं कर सकेगा, यानी कि ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है ये अच्छा काम करेगा और पायरुवेट को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी बात समझ में आ गई हमें कि पायरुवेट की वजह से ये जो रिएक्शन है ये स्टिमुलेट होगा और एसिटाइल CoA या ATP और NAD की वजह से ये रिएक्शन इनहिबिट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर एक और चीज देखिएगा, हमारे मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन कॉज के नहीं जाते तो मसल के अंदर आता है हमारे कैल्शियम। ठीक है, ये जो कैल्शियम है ये भी चाहता है कि एनर्जी की प्रोडक्शन ज्यादा हो। एनर्जी की प्रोडक्शन ज्यादा हो तो यानी कि ये कैल्शियम भी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज को इनहिबिट करेगा ताकि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज E1 के ऊपर अपना एक्शन ना कर सके। जब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेज E1 के ऊपर अपना एक्शन नहीं करेगा तो E1 सही से काम करेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स सही से काम करेगा और मैक्सिमम पायरुवेट कन्वर्ट होगा, मैक्सिमम एनर्जी की यील्डिंग होगी, मैक्सिमम क्रेब्स साइकिल काम करेगा। ठीक होगी बात। तो ये हमने 3-4 चीजें देख ली, कौन कौन किस तरह से हम रेगुलेट कर रहे होते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को। अच्छा, ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है अगर किसी इंसान के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो तो ये बड़ी नुकसानदेह वाली बात है। डेफिशिएंसी कैसे होती है, एक हमारे पास जीन्स होती हैं जो कि इसको मतलब इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर रही होती हैं। अगर उन जीन्स की कमी हो गई, इसकी जो डेफिशिएंसी है ना, दैट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक तो ये चीज देख लें, इसकी डेफिशिएंसी होती है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट।
ठीक हो गया। हमने देख लिया एक्स लिंक डोमिनेंट इसकी डेफिशिएंसी होती है और इसकी डेफिशिएंसी बड़ी नुकसानदेह होती है। क्यों नुकसानदेह होती है? क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो पायरोवेट से ये सारा कुछ नहीं हो सकेगा। यानी कि पहली बात तो ये है कि एटीपी कम बनेगी। तो हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन सेल्स, वो खास तौर पे क्रेब्स साइकिल पे ही डिपेंड कर रहा होता है एटीपी के लिए। तो जब क्रेब्स साइकिल काम नहीं करेगा तो ब्रेन के अंदर एटीपी नहीं होगी, एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि जब ये पायरोवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो पायरोवेट को मजबूरन हम लैक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा और ब्रेन जो है वो एसिडोसिस के लिए भी बहुत सेंसिटिव होता है। तो ब्रेन को दो नुकसान हो रहे हैं, एक एसिडोसिस और दूसरा एटीपी कम बन रही है। तो खास तौर पे ब्रेन डैमेज हो रहा होता है। हम देख रहे हैं न्यूरो डिजनरेशन हो रही होती है और उसके अलावा मसल्स पैथोलॉजी और मुख्तलिफ चीजें हो रही है हमारे पास जब पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक हो गया। यहां पे उन्होंने एक सिंड्रोम बताया है, ले सिंड्रोम। ले सिंड्रोम में भी हमारे पास कुछ ऐसी जीन्स की म्यूटेशंस हैं कि पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से एटीपी की कमी होगी और यही न्यूरिक प्रॉब्लम्स होंगे, मुख्तलिफ चीजें हो गई। डन होगी बात। आखिर में देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग को। हमने पहले पिछले चैप्टर के अंदर भी आर्सेनिक पॉइजनिंग स्टडी की थी। ये देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। यहां भी हमने कहा था कि आर्सेनिक की जो ट्राइवेलेंट फॉर्म है वो भी पॉइजनिंग कर रही होती है और जो पेंटावेलेंट फॉर्म है वो भी पॉइजनिंग कर रही होती है। तो यहाँ पे हमने देखा ट्राइवेलेंट फॉर्म जो है वो पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की पॉइजनिंग करती है। तब मैंने आपसे कहा था कि हम आगे इसको स्टडी करेंगे। तो ये देखें, अब हम पढ़ रहे हैं ये पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। किस तरह से होती है? बेसिकली ये जो आर्सेनिक है ये थायोल के साथ, ये थायोल ग्रुप्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये थायोल ग्रुप्स लिपोइक एसिड के होते हैं। ठीक है, तो लिपोइक एसिड के थायोल ग्रुप को इसने पकड़ लिया, लिपोइक एसिड को खराब कर दिया। ये बात समझ लें। ठीक है, अब आपको याद होगा पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में जो E2 था उसके लिए एक को एंजाइम था लिपोइक एसिड। जब लिपोइक एसिड खराब हो जाएगा तो ये E2 सही से काम नहीं कर सकेगा, E2 सही से काम नहीं करेगा तो ये पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो ये सही से काम नहीं करेगा। तो हमने देखा कि आर्सेनिक की ट्राइवेलेंट फॉर्म लिपोइक एसिड को खराब करके पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को खराब करती है। तो वो सारे एंजाइम्स जिनको लिपोइक एसिड की जरूरत होती है वो सारे ही आर्सेनिक की वजह से खराब होता है। जिस तरह पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स तो हमने देख ही लिया, इसी तरह अल्फा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज और बाकी जितने भी एंजाइम जिनको लिपोइक एसिड चाहिए ना वो सारे एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे आर्सेनिक की वजह से। और आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से भी जाहिर बात है पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स से काम नहीं करेगा तो वही न्यूरिक दिमाग की प्रॉब्लम देंगे। क्योंकि हमें पता है कि दिमाग को खास तौर पे क्रेब्स साइकिल से एटीपी चाहिए होती है और वो नहीं बनेगी तो मसले बन जाएंगे। तो यहाँ भी हमने देखा कि हमारे पास न्यूरोजेनिक डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच जी। बाकी इंशाल्लाह छोटा सा चैप्टर रह गया है तो एक दो पेज रह गए हैं जो मेन हमने देख लिया। अभी तक हमने देख लिया कि पायरोवेट से हमने एसिटाइल को ए फॉर्म कर लिया विद द हेल्प ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स की हमने डिटेल्स पढ़ ली हैं। अब एसिटाइल को ए को हम किस तरह फर्दर ब्रेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उससे एनर्जी हील होती है, इसको हमने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में स्टडी करना है।